बेटा आज हम काम करने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल पोर्शन पे, है ना। तो थोड़ा फोकस करो, देखो क्या है। सबसे पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी बात होगी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, तो हम बात कर रहे होंगे एनएनपी एट एफसी की। नेशनल इनकम को हम इंडिकेट करते हैं किससे? एनएनपी एट एफसी से। और अगर कभी भी डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एन रेफर्स टू नेट, एनपी रेफर्स टू नेशनल प्रोडक्ट, FC refers to factor cost, और सेम ऐसे ही N refers to net, DP refers to domestic product और FC refers to factor cost। लेकिन थोड़ा सा और आपको केयरफुल रहना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम तो ठीक है एनएनपी एट एफसी, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस तो आप एनएनपी एट एफसी नहीं, एनएनपी एट एमपी। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम तो अब एनएनपी एट एफसी नहीं, जीएनपी एट एफसी। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एनपी तो से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, नेशनल इनकम का मतलब। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई बोलेगा तो वो बोल सकता है ग्रॉस नेशनल इनकम निकालो, तो जीएनपी एट एफसी। क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस निकालो, तो एनएनपी एट एमपी। तो इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही डोमेस्टिक के साथ भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको बोल सकता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, तो आपको एनडीपी एट एमपी निकालना होगा। अगर साइलेंट है क्वेश्चन तो एनएनपी एट एफसी मींस नेशनल इनकम और एनडीपी एट एफसी मींस डोमेस्टिक इनकम, वरना क्वेश्चन बोलेगा जो भी उसे बोलना होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान इन चीजों की तरफ देना चाहिए। यहां पे पूरे नेशनल इनकम के इस कॉन्सेप्ट में जी का मतलब आपका ग्रॉस है, जी रेफर्स टू ग्रॉस, और एन रेफर्स टू नेट। कभी भी जी वर्ड आएगा तो ग्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और एन वर्ड आएगा तो नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस की वजह है वो डेप्रिसिएशन है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन के कुछ अदर नेम भी है। जैसे डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को फिक्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कभी भी अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है तो आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन। देखो आप सीधा समझो, ग्रॉस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और नेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है। आफ्टर डेप्रिसिएशन नेट मिलता है आपको, तो अगर बड़ी चीज से छोटी चीज पे जाना है तो माइनस, और छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ आना है तो प्लस, ठीक है यहां तक सबको। दूसरी चीज जो आपको इस न्यूमेरिकल को करने के टाइम ध्यान रखनी होगी वो ये कि एमपी मींस मार्केट प्राइस, एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट। सपोज ये मार्कर है तो ये मार्केट में कितने का बिक रहा है वो इसका मार्केट प्राइस है, और इसको बनाने में जो फैक्टर्स लगे हैं उसकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। और एमपी से अगर आपको एफसी की तरफ जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा, और अगर एफसी से एमपी की तरफ आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होगा। कंफर्टेबल है यहां तक? अब क्वेश्चन खड़ा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो थ्योरी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि डिफरेंस है ये किसका? आईटी और सब्सिडीज का। आईटी और सब्सिडीज का डिफरेंस कर लो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको मिल जाएगा। हाँ, थ्योरी पोर्शन में बात हुई थी हमारी, कई बार आईटी और सब्सिडी इक्वल होते हैं तो उस केस में एनआईटी 0 होगा, और अगर एनआईटी 0 होगा तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। अगर कभी सब्सिडीज बड़ा हो गया, आईटी का वैल्यू छोटा है, सब्सिडीज बड़ा है, तो एनआईटी नेगेटिव आएगा, और उस केस में अगर एनआईटी नेगेटिव आ गया तो फैक्टर कॉस्ट बड़ा हो जाएगा किससे? मार्केट प्राइस से, ठीक है यहां तक सबको। उसके बाद आप इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, एनपी नेशनल प्रोडक्ट और डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कभी भी एनपी से डीपी पे जाना है तो माइनस एनएफआईए, और डीपी से एनपी पे आना है तो प्लस एनएफआईए। और एनएफआईए क्या है? तो डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिफरेंस है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब आपके रेसिडेंट अब्रॉड से कितना इनकम अर्न करके लेके आए, और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मतलब आपने वहां से कितना अर्न किया, टू अब्रॉड मतलब यहां वाले वहां वाले यहां से कितना ले गए। दोनों के डिफरेंस को एनएफआईए बोलते हैं। और एनएफआईए में भी वो कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर कभी फीफा और फीटा इक्वल हो जाए, अगर कभी ये दोनों इक्वल हो जाए तो एनएफआईए 0 हो जाएगा, और एनएफआईए के 0 होने का मतलब एनपी और डीपी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कभी फीफा बड़ा है फीटा से तो एनएफआईए पॉजिटिव है, इस केस में एनपी ग्रेटर देन होता है डीपी से। और कभी गलती से अगर फीटा बड़ा हो गया, है ना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा हो गया, तो उस केस में एनएफआईए नेगेटिव आ जाएगा, और वो एक ऐसा केस होगा जहां पे डीपी आपका
बड़ा होगा एनपी से। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है सबको। और बाकी कन्वर्ट करना आपने देख लिया, जी से एन माइनस डेप्रीशिएशन, एन से जी प्लस डेप्रीशिएशन, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। ठीक है सबको। और एनपी से डीपी माइनस एनएफआईए और डीपी से एनपी प्लस एनएफआईए। नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपी एट एफसी। कंफर्टेबल है पोर्शन सबको। अब आगे चलो मेरे साथ। अब ये देखो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, या कुछ लोग इसे आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास इनकम मेथड, ठीक है, और तीसरा आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको तीनों ही मेथड के फॉर्मेट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि मैं आपको जीडीपी एट एमपी तक ले जाऊंगा। अब आप फुल फॉर्म समझ सकते हैं, जी रेफर्स टू ग्रॉस, डीपी रेफर्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एमपी रेफर्स टू मार्केट प्राइस। तो भाई प्रोडक्शन मेथड कहता है कि मैं आपको कहां तक लेके आऊंगा, जीडीपी एट एमपी तक। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए यह करना होगा कि आपकी कंट्री में जितनी भी फर्म है, फॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब ने जो वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू ऐड को आप एक और नाम देते हो, या तो वैल्यू एडेड बोल दो या दूसरा नाम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हर फर्म ने जो जीवीए एट एमपी किया है आपके यहां पे, हर फर्म ने जो जीवीए एट एमपी किया है आपके यहां पे, उसका आप क्या कर लीजिए, उसका आप सम कर लीजिए। सुना सबने? प्रोडक्शन मेथड क्या कह रहा है कि बहुत सारी फर्म्स है, सब क्या कर रहा है, सब क्या करने में लगे हुए हैं, सब वैल्यू ऐड करने में लगे हुए हैं। और आपको करना क्या है, उस वैल्यू ऐड को जोड़ लेना है, आपको मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। बोलो कंफर्टेबल हो सभी लोग? अब समस्या ये कि यार वैल्यू ऐड कहते किसे हैं और वैल्यू ऐड फाइंड कैसे करते हैं? बहुत आसान है। वैल्यू एडेड का मतलब मैं ये मार्कर 10 रुपए का बना रहा हूं और बना 10 का रहा हूं और मार्केट में बेच रहा हूं 12 रुपीज का। तो कितने से मैंने इसमें वैल्यू बढ़ा दी? 10 का प्रोड्यूस कर रहा हूं और 12 का बेच रहा हूं। इसमें फैक्टर्स की कॉस्ट 10 रुपीज की है और मार्केट में जा 12 रुपीज का रहा है ये, तो 2 रुपए जो है मैंने जो बढ़ा के बेचा उसी को क्या बोलते हैं यहां पे? वैल्यू एडेड। समझ गए? तो हर फर्म के वैल्यू एडेड को निकालना है और सम कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आप कहां तक आ जाओगे? जीडीपी एट एमपी तक आ जाओगे। कंफर्टेबल हो सभी लोग? ध्यान दो, कैसे निकालूं मैं वैल्यू एडेड, क्या करूं कि मुझे वैल्यू एडेड मिल जाए? देखो जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं तो आपको वैल्यू एडेड मिलेगा। क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे कह रहे हो आप? ठीक है, जो आपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है उसकी टोटल मार्केट में क्या वैल्यू होगी, इट्स कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये मैंने 1000 मार्कर बनाए, एक मार्कर 20 रुपए का है, तो मार्केट में मेरे आउटपुट की टोटल वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो आपकी कंट्री में जितनी भी फर्म है उन सब ने प्रोडक्शन किया है और उस सारे प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी उसी को क्या बोलेंगे हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट। बोलो कंफर्टेबल हो? तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट, बहुत सिंपल है समझना, आपने गुड्स पढ़ा है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है, एक फाइनल गुड्स होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने पे जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट। या फिर दूसरा नाम उसी का क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। या उसी गुड्स का, गुड्स एंड सर्विस पे जो कॉस्ट आती है उसको इंटरमीडिएट परचेस भी बोलते हैं। तो अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को या कंजम्पशन को या परचेस को माइनस कर लोगे तो आपको वैल्यू एडेड का पता चल जाएगा। सपोज मैंने ये मार्कर 20 रुपए का बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका 20 रुपए का है और उसको बनाने में मेरी कॉस्ट 15 रुपीज की आई है, तो यहां पे वैल्यू एड मैं कितने का कर रहा हूं? 5। ये तो सिर्फ मेरा है ना, ऐसी और भी जितनी भी फर्में होंगी सब अपना अपना वैल्यू एड निकालेंगी, सबका आप सम करोगे और आप पहुंचोगे कहां पे? जीडीपी एट एमपी पे। ठीक है, अब यहां पे और प्रॉब्लम बढ़ेगी हमारी। क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन होगा? नहीं जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 चीजों का सम होता है। किन किन 3 चीजों का? सेल्फ कंजम्पशन, जितना गुड्स आपने प्रोड्यूस किया और आप खुद यूज कर रहे हो, इट्स कॉल्ड सेल्फ कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? पहला तो सेल्फ कंजम्पशन, प्लस दूसरा जितना आपने प्रोड्यूस किया और आपने बेच दिया, सेल्स, है ना? सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल्स, और प्लस जितना आपने गुड्स प्रोड्यूस किया और कहां रख रखा है आपने? अपने स्टॉक में रख रखा है। तो सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन तीनों का सम जो है वो क्या कहलाता है? आपका वैल्यू ऑफ
आउटपुट। देख लो ना, आप अगर गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हो तो आप कहां कहां भेज सकते हो, या तो खुद यूज कर लोगे, या बेच दोगे, या स्टॉक में रखोगे। तो उन्हीं तीन चीजों का सम कर लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, आगे बढ़ो। अब प्रॉब्लम ये कि सेल्स क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। देखो जी, गिवन है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं गिवन है तो सेल्स को निकालने का एक तरीका तो यह भी है कि आपने कितने आउटपुट्स को सेल किया इनटू में प्राइस पर यूनिट, कितने रुपए का यूनिट का आउटपुट मतलब उसका रेट था। सपोज मैंने भी कहा था आपको कि मैं 1000 मार्कर बेच रहा हूं और एक मार्कर 20 रुपए का है, तो 1000 इंटू 20 मेरा सेल्स कितना हो गया, 20,000। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, तो सेल आप दो जगहों पे करते हो। एक तो होता है आपका डोमेस्टिक सेल, अगर आपने देश के अंदर बेचा तो डोमेस्टिक सेल, और देश से बाहर बेचा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचा तो एक्सपोर्ट। ठीक है, एग्जामिनर कई बार पूछता है कि क्या हम एक्सपोर्ट को नेशनल इनकम में लेंगे, तो आपको हां बोलना है। क्यों लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या है आपका, देखो पार्ट है ना, किसका, जीडीपी एट एमपी का पार्ट है, तो हाँ एक्सपोर्ट नेशनल इनकम में कंसीडर्ड होता है। समझ गया मेरी बात। तो सेल्स के दो एरो हैं, एक तो डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा एक्सपोर्ट। देश में बेचा तो डोमेस्टिक सेल, बाहर बेचा तो एक्सपोर्ट। अब आपको ध्यान यह देना है कि डोमेस्टिक सेल में क्या क्या हो सकता है। डोमेस्टिक सेल में तीन चीजें हो सकती है। देश में आप किसको बेचोगे, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस बेचोगे, हाउस होल्ड को नहीं बेचोगे तो किसको बेचोगे, फर्म को सेल कर सकते हो आप, और नहीं तो और किसको सेल कर सकते हो, गवर्नमेंट को। तो याद रखिए डोमेस्टिक, भाई चार ही सेक्टर होते हैं ना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड। तो अब्रॉड को जो बेचा वो एक्सपोर्ट, और कंट्री में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट को जो सेल किया वो डोमेस्टिक सेल। बोलो ठीक है सभी लोगों को। उसके अलावा इधर आ जाओ, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कि भाई आपने जो आपकी गोडाउन में जो गुड्स था उसमें कितना चेंज आया, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। ठीक है, अभी ईयर के एंड में 1000 मार्कर है मेरे पास मेरे गोडाउन में, और शुरुआत में 800 थे, तो मतलब 200 मार्कर मैंने प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करके कहां रख रखा है मैंने, अपने स्टॉक में। तो इट्स कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। कंफर्टेबल हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आपको क्या मिलने वाला है यहां पे, चेंज इन स्टॉक। सबको ठीक है। उसके बाद मैंने इधर बताया आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट, कंजम्पशन या परचेस, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, और अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इसको भी आपको फाइंड आउट करना होगा तीन चीजों का सम करके। देखो, परचेस फ्रॉम अदर फर्म, इंटरमीडिएट कॉस्ट में जो सबसे पहला आइटम आता है वो परचेस फ्रॉम अदर फर्म। सपोज मैं ये जैकेट बनाता हूं, तो अगर मैं ये जैकेट बनाता हूं तो इसको बनाने के लिए जो कपड़ा है वो तो मैं किसी ना किसी फर्म से खरीदता होऊंगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेस फ्रॉम अदर फर्म। दूसरी तरफ चलो, इसको बनाने के लिए जो आपको चलाना होगा, लाइट वाइट लगेगी, फैक्ट्री में पावर फ्यूल लगेगा, तो पावर एंड फ्यूल। और तीसरा, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा भी होता है जो आपको अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं, आपको अपने देश में मिल नहीं रहा, आपको वो बाहर से लेना पड़ेगा, तो इंपोर्ट। तो अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छा, कॉस्ट, कंजम्पशन या परचेस गिवन है, मध्यवर्ती लागत बोलते हैं हिंदी में से, तो कॉस्ट, कंजम्पशन या परचेस गिवन है तो बहुत अच्छा, और नहीं गिवन है तो तीन चीजों का सम। आपकी फर्म ने अदर फर्म से कितना रॉ मटेरियल खरीदा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशी देशों से कितना रॉ मटेरियल लाए आप, और उसके अलावा इसको बनाने में आपने कितना पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, तीनों का सम करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट मिल जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या कहा, सेल का एक और फॉर्मूला ये वाला, पहले ही बात हो गई हमारी। दूसरी चीज, थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना है आपको, कई बार हमसे गलती होती है, हमें यहां पे माइनस करना है इंटरमीडिएट, और हम में से कई सारे बंदों को इंटरमीडिएट फाइनल का डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो भैया वो डिफरेंस को क्लियर करो कि क्या है इंटरमीडिएट, क्या है फाइनल। अब सपोज क्वेश्चन ने लिख दिया परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम दिस फर्म, आपने किसी से मशीन खरीदी, तो मशीन तो आपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदी ना, तो उसे इंटरमीडिएट बोल के इधर माइनस थोड़ा ना करेंगे। या क्वेश्चन में लिखा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी यहां पे थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, हमें तो यहां पे परचेस है, इंपोर्ट किसका लेना है, रॉ मटेरियल्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, फाइनल गुड्स को गलती से इंटरमीडिएट समझ के यहां पे माइनस नहीं कर लेना। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड था, वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड। क्लियर है सबको, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, ये मेथड आपको जीडीपी एट एमपी पर ले जाएगा। इसके लिए आपको हर फर्म के वैल्यू एडेड का सम करना होगा। वैल्यू एडेड निकालने का तरीका, वैल्यू एडेड को जीवी एट एमपी भी बोलते हैं, और इसे निकालने का तरीका वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट
कंजम्पशन या परचेज को माइनस करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू फर्म, सेल टू गवर्नमेंट, है ना, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है, बहुत अच्छा, डायरेक्टली नहीं गिवन है तो फिर परचेज फ्रॉम अदर फर्म, इंपोर्ट पावर फ्यूल, और इंटरमीडिएट कॉस्ट के अदर नेम भी मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, यहां तक। हिमांशु पानी दियो। आगे चलो जी, आगे है आपके पास इनकम मेथड। इनकम मेथड देखो, ये क्या कहा था मेथड कि कंट्री में जितने भी फर्म हैं उन सब ने जितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू को ऐड कर लो, ये इस मेथड का कहना था। ठीक है, इनकम मेथड का क्या कहना है? इनकम मेथड का कहना है कि आपकी कंट्री में जो भी पर्सन, चार फैक्टर होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो हाउस होल्ड जब ये चार फैक्टर फर्म को दे रहा है तो वहां से फर्म बदले में क्या दे रहा है? हाउस होल्ड को इनकम। उस इनकम का सम कर लो, इनकम मेथड आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा गलत लिखा है यहां पे, इनकम मेथड जीडीपी एट एमपी पे नहीं लाता, सॉरी, इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी पे लेके आते हैं। ठीक है, और नीचे एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी पर लाता है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी, इनकम मेथड कहां ले जाता है? एनडीपी एट एफसी। और क्या करना है आपको इनकम मेथड के लिए? हाउस होल्ड को ऑल सेक्टर से जो इनकम मिली है उसका सम करना है। देखो मुझे बड़ा क्लियर है, मुझे पता है चार फैक्टर है। पहला है लेबर। लेबर जब दोगे तो बदले में जो इनकम मिलेगी उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। ठीक है, बाकी फिर तीन और क्या बच गए? लैंड बच गया, कैपिटल बच गया, एंटरप्रेन्योर बच गया। अगर आप लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर्स दे रहे हो तो जो आपको इनकम मिलेगी वो क्या है? आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और तीसरा क्या है आपके पास? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या कहता है कि अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को उसने काम दिया, कैसे दिया उसने खुद को काम? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर उसने खुद ही अपने लगा दिए, और प्लस लेबर भी वो खुद ही है वहां पे। लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी उसने लगाया वहां पे अपना, और वो लेबर भी खुद ही है वहां पे, तो उस लोगों के इनकम को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम। मतलब आप क्लियर कर लो कि इनकम मेथड कह रहा है कि जो लोग कहीं पे लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इनकम, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो लोग लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिन्होंने लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी खुद ही लगाया और उसके अलावा लेबर भी वो वहां पे खुद ही हैं, तो उन लोगों की इनकम को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। और जैसे ही आप इन तीनों चीजों को जोड़ोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तीनों को जैसे जोड़ोगे तो इनकम मेथड आपको कहां लेकर आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी पर। बोलो कंफर्टेबल हो? अब समस्या कि क्या क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन होगा? नहीं जी, जरूरी नहीं है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो। तो फिर तीन जगहों का, मतलब तीन चीजों का सम होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि वर्कर को एम्प्लॉयर तीन तरीकों से पेमेंट करता है। सबसे पहला कैश की फॉर्म में, जो उसके हैंड में आता है, कैश। ठीक है, कैश में क्या क्या हो सकता है? वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन हो सकता है, एक डीए होता है, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी का कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीजें वर्कर को कैश की फॉर्म में मिल सकती हैं। ठीक है, दूसरा, वर्कर को काइंड की फॉर्म में भी सीओई मिलता है, काइंड, चीजों की फॉर्म में। सपोज उसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई, फ्री में आने जाने की सुविधा प्रोवाइड कर दी मालिक ने। ठीक है, दूसरा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करवा दिया गया। तीसरा, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा दिया उसको, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा दिया गया उसको। ठीक है, क्या है? फ्री मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूड फैसिलिटीज, कुछ भी अगर फ्री में मालिक ने अपने वर्कर को प्रोवाइड करवाया तो वो काइंड में आ जाए। ठीक है,
तीसरी चीज, सीओई में कैश हो गया, सीओई में काइंड हो गया, उसके अलावा तीसरी चीज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बात को समझे, देखें वर्कर के रिटायरमेंट के बाद उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी भी फर्म की बनती है। तो इसलिए फर्म क्या करता है, फर्म ये करता है कि अपने वर्कर को जब हायर करता है तो उसका बैंक में एक अकाउंट खुलवा देता है, पेंशन के नाम से या पीएफ के नाम से, ठीक है। और उस अकाउंट में हर महीने वर्कर की सैलरी से भी कुछ पैसा कट के जाता है और उतना ही शेयर एम्प्लॉयर भी अपने इनकम से डालता है। सपोज मैंने कहीं पे काम स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी से भी 2000 रुपए हर महीने उस अकाउंट में जा रहे हैं और मेरा जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो भी 2000 रुपए अपनी इनकम से हर मंथ उसमें डाल रहा है। तो 4,000 हर मंथ मेरे लिए जुड़ रहे हैं। तो आप देख लो, 4,000 एक मंथ में, 12 मंथ में कितने हो गए, 48,000 हो गए। और मान लो मैं वहां पे 10 साल काम कर रहा हूं तो 48 इंटू 10 4,80,000 जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे मिलेंगे। अब इतना पैसा जब मुझे मिलेगा तो मैं कुछ कर सकता हूं ना, अपना काम धंधा, अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकता हूं या अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी मतलब डिपॉजिट्स कर सकता हूं। पक्का? तो इस स्कीम को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो कौन चलाता है, एम्प्लॉयर चलाता है एम्प्लॉय के लिए, और कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है उसमें, एम्प्लॉयर भी दे रहा है और एम्प्लॉय भी दे रहा है। अब जरा समझो, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया उसने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया है और उसकी सैलरी को आप पहले पूरा नेशनल इनकम में ले चुके हो, तो इसलिए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं लेना है। सिर्फ किसके वाला कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो उसको आपको सीओई में ले लेना है। कहां पे, अच्छा ठीक है, यहां तक सबको कंफर्टेबल। अब ये देख लो क्या था आपका, यहां तक आपका निपट गया है। नेशनल इनकम का इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी पे ला रहा है। इसके लिए आपको 3 टाइप की इनकम का सम करना है। एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उन लोगों की इनकम जो अपनी लेबर दे रहे हैं और बदले में कंपनसेशन ले रहे हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कैश, काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये फोकस रखना आपको, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कैश में वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, डीए, काइंड में सारी फ्री फैसिलिटीज, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको मैंने बता दिया, पेंशन पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरी तरफ आ जाए ऑपरेटिंग सरप्लस, ये उन लोगों की इनकम है जो लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर से अपनी इनकम कमा रहे हैं। वर्ड को क्लासिफाई करो ना, ऑपरेट करके ये लोग सरप्लस कमा रहे हैं, ठीक है। ये किसी को अपनी लेबर प्रोवाइड करने नहीं जा रहे, लेबर देने नहीं जा रहे, ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ चला रहे हैं और वहां से इनकम कमा रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में लगे हुए लोगों की इनकम 2 सोर्स से हो सकती है, प्रॉपर्टी से या फिर इंडस्ट्री से। अगर प्रॉपर्टी बना रखी है आपने तो उस पर आपको रेंट मिल जाएगा, या डिपॉजिट्स कर रखे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, या एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास तो रॉयल्टी मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो जो लोग कहां पे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में, उनकी इनकम प्रॉपर्टी से हो सकती है, इंडस्ट्री से, प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में आओ तो इंडस्ट्री से मिलने वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, इनकम को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो दूसरा इंडस्ट्री में क्या, प्रॉफिट। देखो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो हो गया ना, इंडस्ट्री का प्रॉफिट हो गया और प्रॉपर्टी का रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी हो गया, उठाओ चलो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट क्लासिफाइड होता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। कहां कहां जा सकता है, जैसे एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है सबसे पहले गवर्नमेंट उसके पास टैक्स लेने पहुंच जाती है, ये डायरेक्ट टैक्स है। कंपनी के प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इस टैक्स का नाम क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड टैक्स। तो सबसे पहला आपको फोकस ये रखना है कि अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो अगर हमें कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड टैक्स दिखता है तो हमें उसे लेना है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट का टैक्स पे करने के बाद बिजनेस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए सेव कर लेता है, जिसे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या जर्नल रिजर्व के नाम से जानते हो, ठीक है। और अब जो प्रॉफिट बच गया टैक्स पे करने के बाद, फ्यूचर के लिए रिटेन अर्निंग बनाने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे आप क्या नाम देते हो, डिविडेंड का नाम देते हो।
बोलो ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आप यहीं से लौट जाओ, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो इंडस्ट्री की इनकम को निकालने के लिए आपको कॉर्पोरेट टैक्स, जिसके मैंने कई सारे नाम दिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसके मैंने कई सारे नाम दिए, और डिविडेंड, इसको आपको ऐड करके प्रॉफिट को निकालना होगा। ठीक है। लास्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जिन्होंने लैंड लेबर कैपिटल भी लगाया है, सॉरी लैंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी लगाया और लेबर भी लगाया, इसलिए इनकी जो इनकम है वो मिक्स्ड है। इनकी इनकम को आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना सीओई है और कितना ऑपरेटिंग सरप्लस है। सपोज मैं अपने ही सेंटर पे खुद पढ़ा रहा हूं, तो मैंने यहां पे भैया इन्वेस्टमेंट भी की है और मैं खुद ही यहां पे एज अ टीचर पढ़ा भी रहा हूं, तो मेरी इनकम इसके अंदर कवर हो जाएगी, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि मेरी इनकम को मैं तोड़ नहीं सकता कि मेरा सीओई कितना है और मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। तो ये तीसरा कंपोनेंट था। बोलो ठीक हो सभी लोग। मैं रिपीट कर देता हूं, एनडीपी एट एफसी, यहां पे जाओगे आप इससे, मतलब सीधा आप डोमेस्टिक इनकम पे पहुंचोगे इससे। एनडीपी एट एफसी, ठीक है। सबको क्या क्या चाहिए? सीओई, ओएस और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें कैश, काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कैश की अगर बात कर रहे हो तो कैश में वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस दिए। काइंड की बात कर रहे हो, सारी फ्री फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ठीक है सबको। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सरप्लस है, उसमें प्रॉपर्टी हो जाएगी या इंडस्ट्री। प्रॉपर्टी में क्या है? रेंट है, इंटरेस्ट है और रॉयल्टी है, यही है ना। और इंडस्ट्री में क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट डायरेक्टली है तो मुबारक हो, और नहीं है डायरेक्टली तो फिर आपको तीन चीजें जोड़नी होगी, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड टैक्स, प्लस रिटेन अर्निंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या जनरल रिजर्व, और लास्ट डिविडेंड। बोलो ठीक है सबको ये मेथड। आखिरी पे आओ, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो दिमाग में लिंक होना चाहिए। ये मेथड कहता है कि जितना आउटपुट हुआ उसमें वैल्यू ऐड कितना है वो निकालो, ऐड करो। ये मेथड कहता है कि कितनी इनकम लोगों को जनरेट हुई है, कितनी इनकम लोगों को रिसीव हुई है, फैक्टर इनकम, उसका सम कर लो। ये मेथड कहता है कि आप एक काम करो, लोगों के एक्सपेंडिचर का सम कर लो। चार सेक्टर होते हैं ना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड। इन चारों सेक्टर ने आपकी कंट्री में बने हुए गुड्स एंड सर्विस पे कितना एक्सपेंडिचर किया है उसका सम कर लो, और आप पहुंच जाओगे कहां पे? जीडीपी एट एमपी। अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो आप कन्वर्ट कर लेना। ये जो कन्वर्ट करने के फॉर्मूले मैंने बताया, जी को जैसे मान लो जीडीपी एट एमपी पे आप आ गए और आपको जाना है एनएनपी एट एफसी पे, तो जी को एन पे ले जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी को एनपी पे ले जाना है प्लस एनएफआईए, एमपी को एफसी पे लाना है माइनस एनआईटी। ठीक ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। वजह आपको एग्रीगेट डिमांड आता है, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यही तो है एग्रीगेट डिमांड, भी तो यही बताता है कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर चार सेक्टर कर रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विस पे, यही तो कहता है एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी तो यही बोल रहे हैं कि चार सेक्टर हमारी कंट्री में बने हुए गुड्स एंड सर्विस पे कितना खर्च करने को रेडी है, सबका सम कर लो, आप जीडीपी एट एमपी पे आ जाओ। ठीक है। पहला सेक्टर आप सबको पता है हाउस होल्ड होता है, तो हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप नाम देते हो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको कुछ लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ लोग पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आ जाओ, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है ना। चार सेक्टर आपके पास, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, अब्रॉड है। हाउस होल्ड या फर्म ने, फर्म तो कंजम्पशन करता नहीं है, हाउस होल्ड ने जो कंजम्पशन किया है उसको आप क्या नाम दे रहे हो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट ने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया उसको क्या नाम दे रहे हो आप? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपको यह भी पता है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ कंजम्पशन नहीं होता, एक्सपेंडिचर एक और भी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो ले लिया आपने। अब हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, इन तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है उसका सम कर लो, और वो क्या कहलाएगा आपका? ग्रॉस, क्योंकि बिफोर डेप्रिसिएशन है। डोमेस्टिक, क्योंकि ये तीनों डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए? तीसरा कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक। और लास्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आप सबको पता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। देखो बेटा, हमारे गुड्स एंड सर्विस को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना खरीदा इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट,
और हम उनके गुड्स एंड सर्विस को कितना खरीद रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। तो जब वो खरीद रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विस को तो उनके पैसे यहां खर्च हो रहे हैं, और जब हम खरीद रहे हैं तो हमारे पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, तो उनका खर्चा यहां पे माइनस हमारा खर्चा वहां पे इज इक्वल टू टोटल कितना उन्होंने खर्च किया, इट्स कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, कि हमारे गुड्स एंड सर्विस पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कितना खर्च किया। बोलो ठीक है। तो 4 तरीकों के एक्सपेंडिचर का सम करिए और पहुंच जाइए जीडीपी एट एमपी पे। पहला हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट, तीनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या नाम है उसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट अब्रॉड सेक्टर ने आपके यहां पे कितना खर्च किया, इट्स कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है सबको, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट का नाम शुद्ध निर्यात है। उसके बाद आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जब बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन की, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ फॉर्म करती है, फॉर्म प्रोड्यूसर्स, ठीक है, किस चीज को, स्टॉक को खरीदने के लिए। तो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया यहां पे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक आपके इस मेथड में भी आया था, ये देखो प्रोडक्शन मेथड में भी आया था चेंज इन स्टॉक। एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि क्या चेंज इन स्टॉक को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो आपको हां बोलना है कि हां इंक्लूड करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि चेंज इन स्टॉक किसका पार्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक होता है जिसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हो, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए। तो ये जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक चेंज इन स्टॉक और दूसरा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कौन करेगा ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हाउस होल्ड कर सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पे, घर बनाने पे, फर्म कर सकती है प्लांट मशीन बिल्डिंग खरीदने पे, गवर्नमेंट कर सकती है रोड डैम ब्रिज एक्सेट्रा बनाने पे। बोलो ठीक है। ये टोटल आपका नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था ये वो है।